हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो इकोनॉमिक्स सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज के सीरीज में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पब्लिक फाइनेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि देखिए जो बजट हम लोग पढ़ते हैं वो पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत ही आता है। और जैसा कि आपको पता होगा रिसेंटली यूनियन बजट और स्टेट बजट यानी बिहार बजट दोनों प्रस्तुत किया जा चुका है। तो ये इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। ये बिहार में जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है या फिर जो भी आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये टॉपिक से क्वेश्चन रहते ही हैं, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन रहते ही हैं। जैसे बीपीएससी एईडीओ हो गया, बीएसएससी सीजीएल4 या फिर अपकमिंग बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर जो होने वाला है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के तहत, तो उसमें 70 मार्क्स के इकोनॉमिक्स से ही क्वेश्चन रहेंगे। और अगर आप मेंस बीपीएससी के लिए भी पढ़ना चाहते हैं तो यहां से आपका वो टॉपिक कवर हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी आपके डाउट रहेंगे वो पूरा मैं कोशिश करता हूं क्लियर करने के लिए, आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से मैं क्लियर कर देता हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक रिकैप हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था मनी, क्रेडिट और बैंकिंग। मनी में हमने देखा था बार्टर सिस्टम, मनी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, बार्टर सिस्टम के बारे में पूरा हमने विस्तृत जानकारी लिया था। फिर मनी का डेफिनेशन हमने देखा था और किस किस प्रकार के मनी होते हैं। फिर दूसरा हमने देखा था क्रेडिट। क्रेडिट मतलब होता है उधार, तो उसके बारे में उसका डेफिनेशन हमने देखा था और किस किस प्रकार के क्रेडिट होते हैं मार्केट में वो भी हमने देखा था। फिर बैंकिंग के बारे में डिटेल में हमने देखा था कि बैंक क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है और किस किस प्रकार के बैंक होते हैं, जैसे कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक। फिर उसके फंक्शंस देखे थे। फिर मनी मल्टीप्लायर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस पे हमने एक न्यूमेरिकल भी कंडक्ट किया था कि कमर्शियल बैंक मनी मल्टीप्लायर को यूज करके कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करती है। जैसे 1000 रुपये अगर उस बैंक में पैसा जमा हो रहा है तो उस पैसा को वो कैसे 5 गुना या 10 गुना बना के इकोनॉमी में सर्कुलेट करती है। साथ में हमने आरबीआई के बारे में डिटेल पढ़ा था, उसके फंक्शंस क्या होते हैं आरबीआई के और ये कैसे क्रेडिट कंट्रोल करती है अर्थव्यवस्था में, वो भी हमने देखा था। कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करती है, क्वांटिटेटिव टूल्स या फिर क्वालिटेटिव टूल्स। क्रेडिट कंट्रोल कहने का मतलब जैसे इंटरेस्ट रेट होता है वह आरबीआई ही कंट्रोल करती है। तो ये सब कुछ हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक फाइनेंस। इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे पब्लिक फाइनेंस के तहत, तो क्या होता है पब्लिक फाइनेंस और इसकी कौन कौन से क्षेत्र होते हैं यानी स्कोप। फिर कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस यानी कि इसके घटक, गवर्नमेंट रेवेन्यू और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। फिर बजट और किस किस प्रकार के बजट होते हैं, डेफिसिट मतलब घाटा और किस किस प्रकार के डेफिसिट होते हैं। और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे एफआरबीएम एक्ट यानी कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। तो एक वीडियो में ये पूरा टॉपिक कवर कर पाना मुश्किल है, इसीलिए इसको मैं 2 पार्ट में लाऊंगा। तो आज की वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे पब्लिक फाइनेंस, कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस और गवर्नमेंट रेवेन्यू और उसके एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले हम लोग पब्लिक फाइनेंस का डेफिनेशन देख लेते हैं। पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमिक्स का वह ब्रांच है जिसके तहत हमें ये जानने को मिलता है, हम लोग ये पढ़ते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट उसका इनकम कहाँ से होता है, मतलब कि वो जो भी खर्च कर रही है वो पैसे से ही होता है। तो वह पैसा उनके पास आता कहाँ से है, उसको कहाँ खर्च करती है। अब वह लोन भी लेती है सरकार, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके पास इनकम ही होता है, वह बोरो भी करती है, उधार भी लेती है। तो वह भी हम लोग पब्लिक फाइनेंस के तहत ही पढ़ते हैं। और साथ में इसका हम लोग देखेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे सरकार करती है, वह सब कुछ हम लोग पब्लिक फाइनेंस जो एक इकोनॉमिक्स का ब्रांच है उसके तहत हम लोग पढ़ते हैं। इसके तहत यह भी बताया जाता है कि सरकार जो है रिसोर्सेज को कैसे वह एकत्रित करती है, जुटाती है, ताकि आर्थिक विकास हो सके यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। सिर्फ डेवलपमेंट ही नहीं बल्कि उसको हमें स्टेबलाइज करके रखना है यानी कि उसको स्थिर रखना है। ऐसा नहीं कि इस साल का बजट पेश हुआ उसमें सरकार इतना खर्च कर दी, इस क्षेत्र को इतना बढ़ा दी और अगले साल भैया वो कुछ नहीं करे। तो जो भी अगर डेवलपमेंट हुआ है, अगर भारत में ही अगर हम लोग भारत के संदर्भ में बात करें, तो अगर हमारा देश जो ग्रो कर रहा है उसको हम लोग चाहेंगे कि वह ग्रो ही करे, ना कि वह उसका डाउनफॉल हो। अगर किसी कारणवश डाउनफॉल हो रहा है तो उससे उबरने के लिए हम लोग नए नए तरीके इजाद करते हैं। इससे क्या होगा, स्थिरता होगा। तो सामाजिक न्याय के लिए उनका उपयोग कैसे सरकार करती है, जैसे हम लोग देखते हैं सरकार के पास पैसा कैसे कैसे आती है। जैसे जो हम लोग टैक्स जमा करते हैं, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स कहने का मतलब जीएसटी, तो वो अल्टीमेटली सरकार के पास ही जाती है, वह सरकार का इनकम हो गया। फिर डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स, वह भी सरकार के पास ही जाती है। तो ये सब इनकम हो गया, सरकार के पास वह पैसा जमा हो गई। अब वह सरकार उनको अपने पास नहीं रखती, उनको खर्च करती है। कहाँ खर्च करेगी, तो कुछ योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर मनरेगा, इनके तहत वह उन्हीं पैसे को जो हमारे द्वारा सरकार के पास जमा किया गया है, हमने टैक्स के फॉर्म में उसको जमा किया है, उसको सरकार खर्च करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, स्कीम्स में, पब्लिक वेलफेयर में, हॉस्पिटल बनाने में, गवर्नमेंट स्कूल्स में
में यही सब चीज हम लोग पब्लिक फाइनेंस के तहत पढ़ते हैं। अब आइए देखते हैं सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र यानी कि स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, जैसे कौन कौन से चीज इसमें होते हैं। तो सबसे पहला हो गया पब्लिक रेवेन्यू, यानी सरकार के पास पैसा आ कहां से रहा है। तो देखिए कहां कहां से पैसा आता है सरकार के पास। कर यानी टैक्स, शुल्क मतलब फीस, जैसे कि हम लोग स्टैम्प पेपर खरीदते हैं तो उस पर जो हमें फी पे करना होता है वह होता है फी। फिर जुर्माना, हम लोग अगर कोई फाइन भरते हैं तो वह भी सरकार के पास ही जाता है, चाहे ट्रैफिक का नियम हम लोग तोड़ें या फिर किसी और तरीके का अगर नियम कानून तोड़ते हैं तो हम लोग फाइन भरते हैं, वह फाइन सरकार के खजाने में ही जाता है, वो सब रेवेन्यू में काउंट होता है, सार्वजनिक आय। और लाभांश, लाभांश कहने का मतलब कि कोई भी सरकारी कंपनी है जिसको हम लोग बोलते हैं पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो अगर इसमें किसी तरीके का फायदा हो रहा है तो वो भी सरकार के पास ही आय के रूप में जाती है। फिर अब सरकार खर्च कहाँ कहाँ करती है, यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो प्रशासन में यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में, रक्षा में जिसको हम लोग बोलते हैं डिफेंस, और कल्याण पर यानी वेलफेयर पे, पब्लिक वेलफेयर पे खर्च करती है। वो पैसा सरकार अपने पास थोड़ी रखती है, जो यहाँ टैक्स वो उनके पास पैसा गया उनके खजाने में, वह तो इन्हीं सब चीज़ों पे खर्च करेगी। एडमिनिस्ट्रेशन पे जैसे डिफेंस बजट हो गया, एजुकेशन पे वो खर्च कर रही है, नए नए शिक्षा नीति ला रही है, फिर एनसीईआरटी बुक्स वो पब्लिश कर रहे हैं, फिर हेल्थ मिशन जैसे आयुष्मान भारत हो गया, तो उस पर जो पैसा खर्च कर रही है वो सरकार कहाँ से ला रही है, इन्हीं सब पैसे को वो इस्तेमाल करती है। फिर होता है पब्लिक डेट यानी कि सार्वजनिक ऋण, तो सरकार पैसा उधार भी लेती है। अब इसको एक साधारण उदाहरण से आप समझिए, आप अपने घर में कोई पार्टी कर रहे हैं, आपका पार्टी का बजट हुआ 5 लाख रुपए, तो आपने ये पूरा एस्टिमेट लगाया कि उस पार्टी में हम इतने गेस्ट को बुलाएंगे और हमारा टोटल जो ये है खर्च बैठ रहा है 5 लाख रुपए। अब आप ये देखिएगा कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपके इनकम के माध्यम से कितना पैसा आप जुगाड़ पा रहे हैं। तो सपोज करिए कि आपके पास मात्र 3 लाख रुपए ही ये जुगाड़ हो पाया। अब क्या करिएगा, आपका खर्च तो 5 लाख है, तो आपको 2 लाख एडिशनल कहाँ से करना पड़ेगा। तो 2 लाख आप या तो लोन लीजिएगा या किसी तरीके का कोई प्रॉपर्टी को बेचिएगा। तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे, सरकार जो एडिशनल पैसा खर्च कर रही है वो कहाँ से लाती है, सिर्फ इनकम के माध्यम से नहीं बल्कि वह लोन लेती है, वह उधार लेती है, चाहे वो इंटरनल बोरोइंग यानी कि देश से ही वो बोरो करे या फिर बाहर से, देश के बाहर से, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, वहां से भी ये लोन लेती है। और सबसे लास्ट में है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये पब्लिक फाइनेंस का स्कोप है यानी कि क्षेत्र है। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कहने का मतलब बजट निर्माण, बजट चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट हो, यूनियन बजट जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट अपना बजट प्रेजेंट करती है। बजट में बेसिकली क्या होता है, सरकार ये देती है कि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए हमने ये सोचा है कि यहाँ से हमारे पास पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, और यहाँ हम खर्च करेंगे, इतना पैसा खर्च करेंगे इन इन क्षेत्र में। अगर कुछ पैसे की कमी पड़ रही है तो वो हम लोग यहाँ से लोन लेंगे। बेसिकली बजट में तो यही होता है ना, बजट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कहाँ कहाँ एग्जीक्यूट करेंगे, लेखांकन, अकाउंटिंग और लेखा परीक्षा यानी कि ऑडिट। तो लेखांकन हो गया, लेखा पढ़िए कि कहाँ वो पैसा खर्च हो रहा है, और साथ में अकाउंटिंग, साथ में ऑडिट मतलब कि उसकी जांच पड़ताल। ये सब होता है पब्लिक फाइनेंस के फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन स्कोप के तहत। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस, यानी कि पब्लिक फाइनेंस का क्या महत्व है। तो सबसे पहला पॉइंट है आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करता है। अब इस पॉइंट से क्या तात्पर्य है, तो सपोज करिए आप अपने घर के लिए बजट बनाते हैं कि 1 महीने का बजट है, ये मेरा इनकम है, मेरा सैलरी है 50,000 रुपया, 50K। तो अब आप क्या करिएगा, अपना जो खर्च है ये तो आपने सोर्स ऑफ इनकम लिख लिया कि 50,000 मेरा सैलरी से आ रहा है। अब आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जिसको आपने रेंट पे लगाया, हो सकता है उससे आपको 50,000 आए, तो आपके पास टोटल इनकम कितना हो रहा है, 1 लाख रुपया है। ये हो गया आपका टोटल इनकम। अब आप देखिएगा इस इनकम में से आपका जो बेसिक खर्च है उसको आप डिडक्ट करिएगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, राशन का बिल हो गया, फिर ये सब स्कूल के फीस हो गए, बच्चे के स्कूल फीस, ये सब चीज़ आप दीजिएगा। इंश्योरेंस अगर आपने ले रखा है तो इंश्योरेंस में आपका इतना प्रीमियम जाता होगा, आपने कोई व्हीकल ले रखा है या फिर कोई लोन ले रखा है तो वो आप EMI को भी इसमें डिडक्ट करिएगा। बाकी जो पैसा बचेगा वो आप देखिएगा कि इसको हम कहाँ खर्च कर सकते हैं ताकि वो फ्यूचर के लिए मेरा सिक्योर रहे। तो आप अपने बच्चे के लिए हो सकता है कोई ऐसा प्लान आपने ले रखा होगा कि सेविंग्स रहे, मैं अपने बच्चे के नाम पे ये जमा कर रहा हूँ। फिर आप क्या करिएगा, हो सकता है कि आपके पास वो घर में कुछ कंस्ट्रक्शन होना है तो उसको आप करवाइएगा। तो ये सब चीज़ क्या है, मैनेजमेंट, कि आपका जो इनकम हो रहा है उसको आप कहाँ एक्सपेंस कर रहे हैं, ये सब चीज़ है। तो ये सब क्या है, आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करता है।
प्रगतिशील कर प्रणाली द्वारा असमानता घटाता है। ये पॉइंट नंबर 2 है पब्लिक फाइनेंस का। अब पब्लिक फाइनेंस जैसे बजट प्रस्तुत होता है तो उसमें एक चीज और दिया जाता है, टैक्स। तो हर साल टैक्स के स्लैब बढ़ाए जाते हैं। अब यह जो वर्ड लिखा गया है, प्रगतिशील कर प्रणाली द्वारा असमानता घटाता है, ये कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा उस हिसाब से टैक्स भी आपका होगा। अब अगर ये चीज नहीं रहता, सभी के लिए एक समान ही टैक्स रहता, तो सोचिए कि 1 लाख रुपए जो कमा रहा है उनको भी टैक्स 10 रुपए ही पे करना होगा, और जो लोग 100 रुपए कमा रहे हैं उनको भी 10 रुपए ही टैक्स भरना पड़ता। तब आप ये देखिए असमानता घटता कि बढ़ता, गरीब और गरीब होता और अमीर जो है वो और अमीर होता। तो असमानता उस केस में बढ़ता। लेकिन यहाँ पे जो प्रोग्रेसिव टैक्स है हमारे देश में, कि जैसे जैसे आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा उस हिसाब से आपका टैक्स भी बढ़ेगा। तो 1 लाख रुपए वाले के लिए टैक्स हो सकता है 10,000 रुपए हो, लेकिन जो 100 रुपए तक पैसा कमा रहे हैं, 100 रुपए तक जो कमा रहे हैं, उनको 10 ही रुपए पे करना, या फिर उनको किसी भी तरीके का टैक्स नहीं पे करना। ये होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। और सबसे लास्ट में क्या है पब्लिक फाइनेंस का महत्व, तो ये समावेशी विकास को बढ़ावा देता है, यानी सबके विकास को ये प्रमोट करता है, सभी को इसमें डेवलप करते हैं। जैसे कैसे, तो आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करता है ये प्रोग्रेसिव टैक्स के माध्यम से, सभी का विकास उसमें हो रहा है। इसीलिए पॉइंट नंबर 3 जो है समावेशी विकास को यह बढ़ावा देता है। तो चलिए यहाँ हमने पढ़ लिया पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड, उसका डेफिनेशन हमने देखा, फिर क्या इसका महत्व होता है और क्या इसका स्कोप होता है, मतलब क्या क्या इसके क्षेत्र होते हैं। अब हम लोग देखते हैं रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। ये हमें पहले क्यों जानना जरूरी है बजट समझने के पहले, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पढ़ना बजट है। लेकिन बजट में बेसिकली प्रेजेंट क्या किया जाता है, बजट होता क्या है कि आपका कितना इनकम है और कितना खर्च है एक साल का, वही सरकार प्रस्तुत करती है। तो वह पैसा का इनकम जो होता है वह भी कई प्रकार का होता है और खर्च भी कई प्रकार का होता है सरकार के द्वारा। तो वो हम लोग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद बजट हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट रेवेन्यू, यानी कि सरकारी राजस्व। अब देखिए कई सारे लोग एक वर्ड से कंफ्यूज करते हैं, रेवेन्यू और प्रॉफिट। तो ये दोनों अलग अलग शब्द होते हैं। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि आप एक पेन निर्माता हैं, तो पेन आपने बनाया 7 रुपए के हिसाब से। अब उस पर 3 रुपए प्रॉफिट रख के आप 10 रुपए में उसको बेचते हैं। तो ये 7 रुपया हो गया आपका सीपी और ये 10 रुपया हो गया आपका एसपी, यानी सेलिंग प्राइस। 3 रुपया इसमें आप प्रॉफिट रख रहे हैं। आपने 10 पेन बेचा 10 रुपए के हिसाब से, तो आपके पास टोटल कितना पैसा आया, 100 रुपये। तो 100 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ नहीं, क्योंकि इसमें से आप कॉस्ट प्राइस भी माइनस करिएगा। हमारा कॉस्ट कितना है, तो 7 पेन 10 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 70 रुपये। ये तो आपका इस 100 में से कॉस्ट है। तो कितना बचा आपके पास, यानी 30 रुपये। 30 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ, और ये जो 100 रुपये आपके पास आया टोटल मनी, ये होता है आपका रेवेन्यू। तो सरकार को हमेशा रेवेन्यू आती है, राजस्व आती है, प्रॉफिट कभी भी नहीं आती। प्रॉफिट उन ऑर्गेनाइजेशन को आती है जो बिजनेस करते हैं। तो सरकार थोड़ी बिजनेस कर रही है, वो तो क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है वेलफेयर के लिए, यानी कि लोक कल्याण के लिए। तो सरकारी राजस्व जो होता है ये एक तरीके की सरकार की प्राप्तियां होती हैं, यानी कि ये सरकार को प्राप्त होती है, रिसीव होती हैं। इस तरीके की ये रिसीट होती है सरकार को। तो वो रिसीट तो होती हैं, लेकिन उसके बदले में ना तो उनके ऊपर कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही उनकी कोई परिसंपत्तियां घटती है, यानी कि उनकी कोई एसेट में कमी आती है, और यह नियमित रूप से प्राप्त होती है। अब ये कहने का मतलब कि जैसे आप लोन ले रहे हैं, तो लोन आप लीजिएगा तो वो भी आपके रिसीट में ही काउंट होगा, लेकिन साथ ही क्या हो रहा है, उस पर आपका लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, कि मतलब आपको उसके एवज में कुछ पैसा देना होगा, चाहे आपको अपना प्रॉपर्टी गिरवी रखना पड़े या फिर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। तो वो एक तरीके का लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है। या फिर दूसरा, आपके पास पैसा कैसे आएगा, रिसीव कैसे होगा पैसा, तो आप अपनी प्रॉपर्टी को बेच दीजिएगा। आपके पास जमीन है, बाइक है, आप उसको बेच दीजिएगा, तब आपके पास पैसा आएगा। या तो आप लोन लीजिएगा। उस केस में क्या हो रहा है, आपके ऊपर लाइबिलिटी भी क्रिएट हो रहा है और आपकी प्रॉपर्टी भी कम हो रही है, और यह नियमित रूप से आती है गवर्नमेंट रेवेन्यू। कहने का मतलब वो एक बार नहीं आती, वो बार बार आती है। अब क्या क्या होते हैं इसके एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ देखते हैं गवर्नमेंट रेवेन्यू जो होता है, इसको बेसिकली 2 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला रेवेन्यू रिसीट और दूसरा कैपिटल रिसीट। एक एक करके इनको समझते हैं, तब आपका जो कंफ्यूजन है पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। सबसे पहला है रेवेन्यू रिसीट, यानी कि राजस्व प्राप्तियां। तो ऐसी ये प्राप्तियां होती हैं जो सरकार पर कोई देनदारी नहीं डालती, मतलब उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं क्रिएट होती गवर्नमेंट को, और ना ही गवर्नमेंट की कोई एसेट में कमी आती है। तो वो जब ऐसे पैसे आते हैं, ऐसे रिसीट आते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। जैसे कि ये किस किस माध्यम से प्राप्त होते हैं, तो 2 माध्यम से। एक
टैक्स रेवेन्यू और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। कहने का मतलब कि ऐसी प्राप्तियां जो टैक्स के माध्यम से आती हैं और दूसरा जो बिना टैक्स के आती हैं। जैसे यहाँ हम लोग इसको विस्तृत से समझते हैं। तो टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? कर राजस्व। ये वह आय है, ये मतलब ये इनकम ही है बेसिकली, जो सरकार को व्यक्तियों और संस्थानों पर लगाए गए करों से प्राप्त होता है। जो हम लोग टैक्स पे करते हैं वो बेसिकली क्या है? सरकार के लिए प्राप्तियां तो है, वो सरकार के पास इनकम के रूप में ही तो जा रही है। अब उसको वो सरकार खर्च करेगी। तो जैसे दो प्रकार के टैक्स होते हैं हम लोग जो पे करते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, जिसमें इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स और कैपिटल गेन्स टैक्स। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे जीएसटी हो गया यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी। तो ये सब इनडायरेक्ट टैक्स के उदाहरण है। ये सरकार के पास प्राप्त तो हो रही है, लेकिन उसके एवज में ना तो सरकार की किसी तरीके की कोई एसेट में कमी आ रही है और ना ही उनके ऊपर कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। अब हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं तो सरकार ऐसा थोड़ी है कि उस टैक्स के बदले में हमें इंटरेस्ट पे करेगी, ऐसा तो नहीं होता। तो इसीलिए ये रेवेन्यू रिसीट में काउंट होता है। दूसरा, सिर्फ टैक्स के माध्यम से सरकार के पास पैसा नहीं आता, नॉन टैक्स के माध्यम से भी आता है। जैसे करों के अलावा जिस भी माध्यम से सरकार के पास पैसा आता है उसको हम लोग नॉन टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फाइन हो गया, जो हम लोग फाइन भरते हैं वो भी सरकारी खजाने में ही जाता है, वो सरकार के लिए रिसीट है, इनकम है। पेनाल्टी, किसी भी तरीके का हम लोग पेनाल्टी पे कर रहे हैं वो भी सरकारी खजाने में जाता है। इंटरेस्ट रिसीट, अगर सरकार ने आपको लोन दिया है तो सरकार को उसके बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो वो क्या हो रहा है? वो नॉन टैक्स के माध्यम से आ रहा है। लाइसेंस फी, हर साल हर महीने कुछ ना कुछ प्रोडक्शन के लिए लोग लाइसेंस लेते हैं। जैसे कि आपको ड्रग लाइसेंस लेना है तो ड्रग लाइसेंस के लिए आपको एक सर्टन फी पे करना होगा। अब ड्रग लाइसेंस क्यों लिया जाता है? तो दवा का मैन्युफैक्चरिंग के लिए, दवा को बेचने के लिए। फिर होता है आपका फूड लाइसेंस, अगर आप रेस्टोरेंट खोल रहे हैं कि खाना बना के आप पका के उसको बेचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फूड लाइसेंस लेना होगा, उसके लिए भी आपको फी पे करना होगा। अगर आप कुछ एम्प्लॉयज़ को अपने अंदर रखना चाहते हैं, काम करवाना चाहते हैं, तब आपको लेबर लाइसेंस लेना होगा, उसके लिए भी आपको फ़ी पे करना। तो वो जो फ़ी जा रहा है सरकार के पास वो क्या है? एक नॉन टैक्स रेवेन्यू है, यानी गैर कर राजस्व है। और डिविडेंड फ्रॉम पीएसयू, बहुत सारी ऐसी सरकारी कंपनीज हैं जिसको फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट सरकारी खजाने में ही जाती है। अब चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा, कैपिटल रिसीट यानी पूंजीगत प्राप्तियां। पहले हमने देखा था रेवेन्यू रिसीट, अब यहाँ है कैपिटल रिसीट। तो ये पूंजी बनाती है, कैसे बनाती है और इसका क्या डेफिनेशन होता है पहले हम लोग वो देख लेते हैं। तो कैपिटल रिसीट वे प्राप्तियां होती हैं जो या तो सरकार पर दायित्व यानी लायबिलिटी क्रिएट करती हैं या फिर सरकारी परिसंपत्तियों में कमी लाती है। तो ये भी सरकार को प्राप्त ही होती है, लेकिन उसके एवज में क्या कर रही है? सरकार के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट कर रही है, मतलब कि जो भी पैसा आ रहा है उसके माध्यम में सरकार को कुछ ना कुछ देना होगा, या फिर वो जैसे लोन ले रही है सरकार तो उसके बदले में उनको इंटरेस्ट देना होगा, या फिर वो अपनी कंपनी को बेच रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, उनके पास जो भी एसेट है उसको वो बेच रहे हैं, तब उनमें कमी आ रही है। कैपिटल रिसीट उस तरीके की प्राप्तियां होती हैं। अब कैपिटल रिसीट में कौन कौन से घटक होते हैं, जैसे किस किस माध्यम से ये पैसा प्राप्त होता है? बोरोइंग यानी कि उधार लेना, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस यानी कि जो लोन दिया है सरकार ने वो जब उनको प्राप्त होता है वो भी कैपिटल रिसीट में ही काउंट होता है। अब कैसे होता है इसको हम लोग विस्तृत रूप से देखेंगे। फिर डिसइन्वेस्टमेंट एंड एसेट सेल। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब होता है विनिवेश। अपनी सरकारी कंपनी में अगर किसी तरीके का वो क्या करती है, कुछ हिस्सा बेचती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। और एसेट सेल मतलब जो भी उनके पास एसेट है, परिसंपत्तियां, अगर उनको बेच देती है तब तो उनकी परिसंपत्तियों में कमी आएगी, लेकिन साथ में उनको पैसा भी प्राप्त होता है। अब चलिए एक एक करके हम लोग इनको विस्तृत रूप से देखते हैं। सबसे पहला है कैपिटल रिसीट के कंपोनेंट्स में बोरोइंग यानी कि सरकारी ऋण। तो सरकार के पास पैसा प्राप्त कैसे होती है, वो लोन कहाँ से लेती है? या तो इंटरनल बोरोइंग यानी कि आंतरिक ऋण, देश के अंदर से मार्केट लोन्स, मार्केट से वो लोन ले रही है, बैंक से लोन ले रही है, या फिर वो ट्रेजरी बिल जारी कर रही है। तो ट्रेजरी बिल क्या होता है? गवर्नमेंट के सिक्योरिटी बॉन्ड्स होते हैं, वह जारी करती है मार्केट में। तो हम लोग क्या करते हैं, वो ट्रेजरी बिल को खरीदते हैं, खरीद रहे हैं 500 रुपये में। अब वो क्या है, किस लिए हम लोग खरीदते हैं ट्रेजरी बिल, कि 500 रुपया उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो अगले साल हमें इस पे 600 रुपया रिटर्न मिलेगा, यानी 100 रुपया एडिशनल हमें सरकार इस पे देगी, उसको प्रॉफिट हुई है। तो सरकार आपसे पैसा तो ले रही है, लेकिन साथ में उसके ऊपर लायबिलिटी भी क्रिएट हो रहा है। और ये किस तरीके का बोरोइंग है? इंटरनल बोरोइंग। दूसरा होता है देश के बाहर से भी सरकार लोन लेती है, जैसे IMF से यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, वर्ल्ड बैंक से, या फिर किसी दूसरे देश की सरकार से भी लोन लेती है।
तो ये क्या कर रही है, भविष्य में ऋण चुकाने का दायित्व उत्पन्न होता है। जब सरकार लोन लेती है या आप भी लोन लेते हैं तब आपके ऊपर एक तरीके का लाइबिलिटी क्रिएट होता है कि आपको फ्यूचर में आपको पे करना। उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिसको हम लोग जीसेक बोलते हैं, या फिर वर्ल्ड बैंक से लोन क्यों लिया जाता है। अब ये 1 करोड़ या 2 करोड़ नहीं लिया जाता वर्ल्ड बैंक से लोन। जब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जब भी लोन लेती है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए लेती है, तो वो लाखों करोड़ों में होते हैं। अब चलिए हम लोग अगला देखते हैं, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। ये भी कैपिटल रिसीट का एक घटक ही है, यानी कि ऋणों की वसूली या फिर वापसी। तो सरकार को प्राप्त राशि जब राज्य सरकारें, सार्वजनिक उपक्रम यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, सरकारी कर्मचारी द्वारा लिया गया ऋण वापस किया जाता है, तो ये क्या है, एक तरीके का कैपिटल रिसीट। अब कैसे ये कैपिटल रिसीट है कि सरकार ने लोन दिया, अब वो लोन वापस किया जा रहा है, तो वो उस पर लाइबिलिटी कैसे क्रिएट हो रहा है, तो उस पर लाइबिलिटी नहीं क्रिएट हो रहा, उनकी प्रॉपर्टी में कमी आ रही है। जैसे इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, गवर्नमेंट ने 100 करोड़ का लोन दिया, किसी स्टेट को, किसी राज्य को दिया या फिर पीएसयू को दिया। अब ये लोन सरकार के लिए क्या है, एक तरीके का फाइनेंशियल एसेट बन गया, एक वित्तीय परिसंपत्ति बन गई। जैसे इसको रियल लाइफ से रिलेट करके देखिए, आप अगर मार्केट में अपने किसी दोस्त को या किसी को भी आप 1,000 रुपया उधार देते हैं, तब आपके दिमाग में क्या रहता है कि भैया अगर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम आता है तो वो 1,000 रुपया मैंने उसको दे रखा है, वो मैं किसी भी वक्त उससे वापस मांग सकता हूँ। वो मेरे लिए क्या है, एक तरीके का एसेट है, वो मुझे उससे कुछ मिलेगा ही, मुझे उस पर कुछ देना नहीं है, तो वो तो आपके लिए एसेट हो गया। लेकिन जब आपको वो पैसा वापस कर देता है तब आपका वो एसेट जो है कमी हो जाती है। हो सपोज करिए कि आपने 5,000 रुपया, 1,000 रुपया अलग अलग 5 आदमियों को दिया, उसमें से एक आदमी ने आपको पैसा वापस कर दिया, तब आपके पास एसेट था पहले 5,000 रुपये का, अब 1,000 रुपये आपका वापस हो गया, तब आपके पास तो एसेट में कमी आई, अब तो आपके पास 4,000 रुपये का एसेट बचा। वही चीज़ यहाँ एग्जाम्पल में समझाया जा रहा है। जब लोन वापस कर दिया गया है, यानी कि बोरोवर जो है 100 करोड़, चाहे वह स्टेट ने वापस किया या पीएसयू ने, जिसको भी लोन मिला उसने वापस कर दिया, तो सरकार का फाइनेंशियल एसेट जो है कम हो गया। वही जो यहाँ मैंने एग्जाम्पल बताया। अब तीसरा कंपोनेंट हम लोग देखते हैं कैपिटल रिसीट का, यानी पूंजीगत प्राप्तियां का। तो डिसइन्वेस्टमेंट और एसेट सेल के माध्यम से, यानी कि विनिवेश और परिसंपत्ति बिक्री से। तो सरकार कैसे धन प्राप्त करती है, तो पीएसयू के शेयर बेचने से, जैसे कि एलआईसी या फिर बीपीसीएल, या बिहार में हम लोग देखते हैं जो हम लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है, गवर्नमेंट का थोड़ी है, उसमें 100% गवर्नमेंट का ओनरशिप नहीं है, वो एक प्राइवेट कंपनी है, बीएसपीएससीएल, यानी कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। तो वो क्या करती है, वो एक तरीके का सरकार ने क्या किया कि उन्होंने अपने एसेट को कमी किया, उसमें उन्होंने शेयर अपना बेचा कि आप 49% बीएसपीएससीएल रखेगा और 51% मेरे पास रहेगा। एलआईसी का आप एग्जांपल ले लीजिए, कुछ दिन पहले ही एलआईसी का आईपीओ लॉन्च किया गया था। आईपीओ मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब ये होता है कोई भी कंपनी जब पहली बार स्टॉक मार्केट में अपना शेयर बेचती है, शेयर निकालती है, पहली बार जब ये निकाल रही है तो उसको बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सरकार ने क्या किया, पहले एलआईसी 100% गवर्नमेंट ओन्ड था, लेकिन कुछ साल पहले जब इसका आईपीओ निकाला गया तो इसका मतलब ये है कि वो उसके शेयर जो है वो प्राइवेट पार्टीज को, मैं और आप भी खरीद सकते हैं एलआईसी के शेयर्स। फिर किस तरीके से उनके पास पैसा आता है, तो या तो वो सरकारी जमीन बेच के या फिर सरकारी बिल्डिंग बेच के। तो इससे क्या हो रहा है, पैसा तो उनके पास आ रहा है लेकिन उनकी एसेट में भी कमी हो रही है। यहाँ पे उनका ओनरशिप में कमी आ रही है। 100% में से हो सकता है 25% उन्होंने डिसइन्वेस्ट कर दिया, मतलब विनिवेश कर दिया, और मात्र 75% अब उनके हाथ में है। यहाँ पे तो पूरी तरीके से चला जा रहा है लेकिन पैसा आ रहा है। अब आइए एक नज़र हम लोग डालते हैं कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट में क्या डिफरेंस होता है। एक टेबल के माध्यम से इसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। कैपिटल रिसीट मतलब पूंजीगत प्राप्तियां और रेवेन्यू रिसीट मतलब राजस्व प्राप्तियां। तो ये दोनों सरकार को प्राप्त ही होती है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो कैपिटल रिसीट में जो पैसा प्राप्त होता है उस पे सरकार को लाइबिलिटी क्रिएट होता है या फिर उनकी परिसंपत्तियां में कमी आती है। वही रेवेन्यू रिसीट में किसी तरीके का कोई लाइबिलिटी नहीं बनता। जैसे टैक्स के माध्यम से सरकार के पास पैसा जा रहा है तो उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है सरकार को, लेकिन यहाँ पे अगर वो लोन के तौर पे अगर वो ले रही है पैसा तो उनके पास आ रहा है लेकिन उनके ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। दूसरा, ये नॉन रेकरिंग है, ये बार बार नहीं होता, हर महीना हर दिन सरकार लोन नहीं लेती, लेकिन टैक्स हर दिन जमा किया जाता है, फाइन हर दिन पे किया जाता है, तो ये हमेशा होती है।
तीसरा क्या है, तो ये इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कैपिटल रिसीट का, जैसे बोरोइंग उधार लेना या फिर डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश जिसको हम लोग बोलते हैं। रेवेन्यू रिसीट का क्या उदाहरण है, तो टैक्सेस हो गया, फीस हो गया या फिर डिविडेंड, यानी कि जो कंपनी को प्रॉफिट होती है उस पर जो मतलब प्रॉफिट का शेयर मिलता है उसी को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। यहाँ हमने कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट देख लिया अच्छे तरीके से। तो ये सब क्या था, सरकार के पास जो पैसा आ रही है, अब हम लोग देखते हैं उस पैसे को सरकार खर्च कहाँ करती है। तो वही चीज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के तहत, यानी कि सरकारी व्यय। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड टॉपिक्स को समझेंगे। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी सरकारी व्यय से मतलब है कि सरकार द्वारा आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक उद्देश्यों हेतु किए गए खर्च से तो सरकार कहाँ खर्च करेगी। ऐसा तो नहीं कि वो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए खर्च करेगी, वह आर्थिक डेवलपमेंट के लिए, सामाजिक डेवलपमेंट के लिए या फिर प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उसको खर्च करेगी। सरकारी खर्च जो होता है, सरकारी व्यय, उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व व्यय, और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय। इनको एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहला है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व व्यय। तो ये उस तरीके का खर्च होता है जो ना तो परिसंपत्तियों का निर्माण करता है और ना ही देनदारियां घटाता है। ये किस तरीके का खर्च है, तो सरकारी एम्प्लॉयज को सैलरी देना, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, तो वो भी सरकार ही पे कर रही है। वो उनके लिए क्या है, खर्च है, वो डेली मर्रा का खर्च है। आज इस डिपार्टमेंट का सैलरी दिया गया, कल उस डिपार्टमेंट का सैलरी दिया गया, तो ये क्या है, एक तरीके का खर्च ही है। इस पे सरकार को कुछ मिल नहीं रहा है, ना ही किसी तरीके का कोई एसेट क्रिएट हो रहा है। इंटरेस्ट पेमेंट अगर लोन पे कर रही है, सरकार ने कोई लोन लिया है तो वो इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, तो वो क्या है, वो किसी तरीके का कोई एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा। सब्सिडी है, सब्सिडी मतलब होता है छूट। तो सरकार अगर किसी चीज़ पे सब्सिडी दे रही है तो उसके बदले में उनको क्या मिल रहा है, कुछ नहीं। वही चीज़ यहाँ बोला गया है, यह ऐसा खर्च है जिससे ना तो परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और ना ही देनदारियां घटती है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपका लोन कम हो जाएगा, बस आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। फिर दूसरा किस तरीके का खर्च होता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय। तो यह ऐसा व्यय होता है जो नई परिसंपत्तियों का निर्माण करता है और या फिर देनदारियां घटाता है। तो ये नया एसेट क्रिएट करता है और लाइबिलिटीज को भी रिड्यूस करता है। जैसे हाईवे हम बना रहे हैं, तो हाईवे क्या हो गया, एक तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप हुआ, बिल्ड हुआ, तो उसमें हमारे लिए वो एसेट के तौर पे वो काउंट किया जाएगा। तो सरकार वहां खर्च कर रही है तो एसेट तो बन ही रहा है, लेकिन यहाँ सरकारी कर्मचारी को सैलरी मिल रहा है तो उसके बदले में उनको क्या मिल रहा है, कोई एसेट तो नहीं क्रिएट हो रहा, बस वो खर्च है। लेकिन यहाँ पे अगर हाईवे बनवा रहे हैं, पुल बनवा रहे हैं, स्कूल बनवा रहे हैं, तो वो क्या होगा, उसके बदले में उनका एसेट क्रिएट हो रहा है। रेलवे बना रही है, डैम बना रही है, लोन का रीपेमेंट कर रही है, यहाँ इंटरेस्ट पेमेंट नहीं है, लोन का पेमेंट। तो वो क्या कर रही है, अगर हम लोग लोन को पे कर रहे हैं तो हमारे ऊपर से लाइबिलिटीज तो कम हो रही है। ये हो गया पूंजीगत व्यय। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस आपने समझ लिया। यहाँ एक टेबल के फॉर्म से इसको समझ लेते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो ये किसी तरीके का एसेट नहीं क्रिएट करती। जैसे हमने सरकारी एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे कर रहे हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। ये हमेशा होता है और ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट डालता है, यानी कि कम समय के लिए ये प्रभाव डालता है। वही कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये खर्च होता है जिसके बदले में हमारे पास एक परिसंपत्ति का निर्माण होता है और यह लंबे समय के लिए ग्रोथ दर्शाता। जैसे कि इसका उदाहरण हो गया, सैलरी है, सब्सिडी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। वही कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, सरकारी भवन बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं। तो ये सब क्या है कि खर्च तो है, लेकिन साथ ही कुछ एसेट भी क्रिएट हो रहा है। और अगर हम लोग लोन रीपेमेंट कर रहे हैं तो हमारे लाइबिलिटी है उसमें कमी आ रही है। तो यहाँ हमने डिफरेंस देख लिया रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अब अगला टॉपिक है बजट। तो ये हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी इसका पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक बचा हुआ है, बजट, डेफिसिट और FRBM एक्ट, और साथ ही इससे रिलेटेड पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQ हम लोग कंडक्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।